बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे नाज़रीन। पहला टॉपिक ये है कि पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें जिनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, अब वो कैसे नून लीग को दोबारा दिलवाई जा रही हैं, क्या कार्रवाई डाली जा रही है, क्या साजिश की जा रही है। प्लस जो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया, उससे जो आईनी बहरान पैदा हुआ है, उसके नताइज क्या निकलेंगे और उसे कैसे काउंटर किया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं जो अब साजिश की जा रही है। देखिए, हल्का कौमी असम्बली का है 157। वहां पर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो जीत गए थे, जीतने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार थे नून लीग के, उन्होंने दरख्वास्त दी कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है तो लिहाजा रिकाउंट किया जाए। वहां पर रिकाउंटिंग शुरू कर दी गई और रिकाउंटिंग में तकरीबन 13,000 वोट जिस लीड से वो जीते थे, पीटीआई के बैक्ड आजाद उम्मीदवार, जिन्हें मैं आजाद नहीं मानता लेकिन बहरहाल चले, वो जीत गए थे। तो 13,000 के करीब वोट, गालिबन मेरा ख्याल है यही फिगर है, जिस लीड से वो जीते थे, वो वोट मुस्तरद हो गए हैं। और अब रिकाउंटिंग में 13,000 के फर्क से जीतने वाले को हरवा दिया गया है और नून लीग का जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था, कांजू साहब, उसको फातेह डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कार्रवाई क्या हो रही है, और हल्का 97 में भी यही काम हुआ है। एग्जैक्टली उसके बाद हुआ ये है कि इन उम्मीदवारों पर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि आप नून लीग को ज्वाइन करें क्योंकि आप आजाद उम्मीदवार हैं। इन्होंने झुकने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन के पास वोटों के जो थैले पड़े होते हैं, सर बमोहर, जो सील्ड वोटों के थैले होते हैं, उन्हें खोला गया है। खोलने के बाद उसमें से वोट ढूंढकर अलहदा किए गए हैं जो कि पीटीआई के बैक्ड आजाद उम्मीदवार को पड़े। उन मोहरों पर, उन पर दोबारा मोहर लगाई गई। यानी कि जो भी उसका निशान था, वो बैंगन और क्लॉक और इस किस्म के निशान जो दिए हुए थे, जो भी उस उम्मीदवार का निशान था जिस पर एक ही मोहर लगी हुई थी और वो एक वैलिड वोट था, उस वोट पर दोबारा निशान लगाया गया, दोबारा मोहर लगाई गई किसी और निशान के सामने। यानी कि उस बैलेट पेपर पर, वोट पेपर पर दो मोहरें लगाकर उसे मुस्तरद कर दिया गया। और ये कार्रवाई डाली गई है कि 12-13 हजार वोट मुस्तरद करके, अब क्योंकि वो वोट मुस्तरद हो गए हैं तो जाहिर है वो उम्मीदवार जो फाते था उसकी काउंट में से वो वोट निकल गए, क्योंकि वो मुस्तरद हो गए हैं। तो लिहाजा ऑटोमेटिकली दूसरा उम्मीदवार जो पहले 12-13 हजार वोट नीचे था, अब उसके वोट की काउंट ज्यादा हो गई है, तो लिहाजा उसे फाते करार दे दिया गया है। ये कार्रवाई अभी तक 2 हल्कों में तो डाल दी गई है। सुना है कि जो नवाज शरीफ हारा था वहां पे मनसेरा में, वहां पर भी उस पर यही कार्रवाई डाली जाएगी। बल्कि वहां पर तो उन्होंने इस बात का ये भी इरादा कर दिया, जाहिर कर दिया अपना इरादा इलेक्शन कमीशन ने, कि शायद वहां पर नए सिरे से इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहां पर लीड कोई ऐसी है जो मैनेज नहीं हो पा रही। और उस हल्के पे जाहिर है कि वहां से वजीर आजम, जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा था नवाज शरीफ, वो हारा वहां से। और ये बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़ी शिकस्त हुई है कि अपने दामाद के घर में उसे शिकस्त हुई है। तो लिहाजा वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा और फिर आपको पता है कि वहां पर वोट कैसे डालेंगे, फरिश्ते आके डालेंगे, कब्रिस्तानों से मुर्दे आके डालेंगे, खलाई हवाई मखलूक महकमा ज़राअत जो भी उनके साथ मौजूद है वो आकर वोट डालेगा और ये दब्बा धोया जाएगा नवाज शरीफ की जो शदीद तरीन तौहीन हुई है उस पे से। तो ये इलेक्शन ही नए सिरे से करवाकर वहां पर जो शरीफ खानदान पर और नवाज शरीफ पर, जो पूरे मुल्क का मकबूल तरीन लीडर होने का दावा कर रहा था, अपनी औकात उसे पता चल गई। और जैसे वो यास्मीन राशिद साहब से भी लाहौर में हार चुका है बुनियादी तौर पे, तो उसे ये बहुत बड़ा दब्बा उसके ऊपर बदनामी का कि जी ये हार गया एक आम से उम्मीदवार से, वो मिटाने के लिए वहां पर इलेक्शन ही नए सिरे से करवा दिया जाएगा। अब ये प्लानिंग की जा रही है। तो और देखते हैं कि और कितने हलकों में होता है। अभी पीटीआई की 85-86 सीटें छीन के भी इन्हें चैन नहीं आया। पीटीआई के साथ इंतहाई शदीद तरीन धांधली करने के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया। अभी तक जो रिजर्व सीट्स नहीं दे रहे, जिसका मामला मैं आगे डिस्कस करूंगा, उस पर भी चैन नहीं आया। तो अब पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार जिनके नोटिफिकेशन तक जारी हो चुके हैं, उन लोगों को भी अब उनसे सीटें छीनी जा रही हैं। जो नून लीग में आजाद उम्मीदवार नहीं आ रहा, उससे उसकी सीटें छीनी जा रही हैं। आप ये धौंस, धड़ल्ला, बदमाशी, जो भी आप इसे कह लें, कब तक चलेगी, कब तक देखेंगे। मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ख्याल है, कि पीटीआई यहां पर इंतहाई शदीद गलती कर रही है। आपके पीछे पूरे मुल्क की आवाम है, आपको 3 करोड़ के लगभग वोट पड़े हैं, आपकी बेशुमार सीटें छीनी गई हैं। कानूनी जंग लड़ते रहे आप जब तक आपका दिल करेगा, वो तो 5 सालों तक चलेगी। और सबसे मजेदार बात जो है, जो मैं कहना भूल गया, वो मैं दोबारा यहाँ कहता चलूं,
कि जिन जिन उम्मीदवारों ने तो रीकाउंटिंग की इस्तदा की है, जो हारे हुए नून लीग के उम्मीदवार हैं, वहां उन हलकों में इलेक्शन कमीशन रीकाउंट करवा के, ये जालसाजी करके और इस तरह से वोट मुस्तरद करवा के नून लीग वालों को जितवा रहा है। लेकिन जिन हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीते हैं, तो उन्हें ट्राइब्यूनल में भेजा जा रहा है कि आप वहां जाकर करें, वहां पर कोई रिकाउंट नहीं हो रहा, कोई फॉर्म 45 रिकंसिलिएशन नहीं उसकी हो रही, रेकनसाइल नहीं किया जा रहा फॉर्म 47 48 के साथ, और वहां पर उनको भेजा जा रहा है ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल में क्या होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कासिम सूरी जो है उसका फैसला इसी तरह ट्राइब्यूनल में था, वो 5 साल डिप्टी स्पीकर रह गया पीटीआई का। इसी तरह से शहबाज शरीफ एक मरतबा 5 साल वजीर आला बन के रहा, उसका केस ट्राइब्यूनल में था जिसका 5 साल फैसला ही नहीं हुआ। ये एक और लीडर है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे अब लड़े हैं, शेख वकास अकरम। उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में ये बात कही थी कि जी हमें मुझे गलत हराया गया है, वो ट्राइब्यूनल में चला गया केस, वो 5 साल लटका रहा है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो दोबारा जीत के मेंबर बन गए कौमी असेंबली के, उनके केस का अभी तक फैसला नहीं हो सका। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। मतलब ये इस जो पीटीआई के उम्मीदवार जब ये कहते हैं कि हमारी जीत का नोटिफिकेशन दें, फॉर्म 45 पब्लिश करें, तो उनको ट्राइब्यूनल में भेज रहे हैं कि वहां जाके फैसला लें ताकि वहां पे हम लटका दें उसको 5 साल। और जो नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है कि जी मेरे मेरे साथ गलती हुई है, ज्यादती हुई है, रिकाउंट किया जाए, वहां रिकाउंट करके दोरे दोरे ठप्पे लगा के वोट मुस्तरद करके उसे कामयाब करार दिया जा रहा है। पीटीआई वाले गलती कर रहे हैं। आपको सड़कों पर निकलना चाहिए, कानूनी जंग आप बेशक लड़े, बिल्कुल लड़े, आपको कोई नहीं रोकता, और आपको लड़नी भी चाहिए। हालांकि आपको पता है कि आपके पास आला तरीन अदालतों से क्या फैसले आएंगे। वहां पर बिकाऊ जज, बेजमीर जज बैठे हुए हैं, बिके हुए जज हैं, जमीर बेच चुके हैं, अपनी शर्म हया इज्जत आबरू सब नीलाम कर चुके हैं, पिट्ठू बने हुए हैं इस वक्त मुक्तदरा हलकों के और नून लीग के, जिन्होंने उनको वहां पर लगाया है इसी मकसद के लिए। आपको पता है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा चंद 1 2 4 3 5 सीटों को छोड़ के, लेकिन कानूनी जंग के तकाजे आप पूरे करेंगे। लेकिन अब आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है। ये अवाम डिसहार्ट हो जाएगी, इसको मोबिलाइज करना अभी इस वक्त आसान है। अभी कुछ अरसा और गुजर गया, असेंबलियों के इजलास शुरू हो गए, हल्फबरदारियां हो गई, तो फिर ये अवाम मायूस होकर घर बैठ जाएगी और आपके हाथ से बात निकल जाएगी, आपके हाथ से कहानी निकल जाएगी। यही वो वक्त है कि जब आप अवाम के सेंटीमेंट को सामने लाएं। अब आपको धरने देने पड़ेंगे जगह जगहों पर, आपको जगह जगह बड़े बड़े जलसे जुलूस निकालने पड़ेंगे, आपको असेंबली की इमारतों का, अदालतों का और दूसरे इलेक्शन कमीशन वगैरह की इमारतों का घेराव करना पड़ेगा, वहां धरने देने पड़ेंगे। इसके बगैर आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। पीटीआई के लीडर मेरी समझ में तो नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। मुझे समटाइम्स तो ये फीलिंग होने लगती है, गुमान होने लगता है, शुबा होने लगता है कि ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत जो इस वक्त काम कर रही है, इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हैं, उन तक वही इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है जो उनके लोग उन्हें पहुंचाते हैं। और अगर पहुंचाने वाले लोग ही दुरुस्त इंफॉर्मेशन ना दे रहे हो तो इमरान खान साहब सही फैसले कैसे लेंगे। यही वजह है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा मेरे ख्याल में। अब पीटीआई की आला क़यादत इस वक्त कंप्रोमाइज है या नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर उनका अमल सरासर पीटीआई को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा रहा है। फौरी तौर पर, जैसे शेर अफजल मरवत कह रहा है, सड़कों पर आने का वक्त है, उसके बगैर आपकी कोई नहीं सुनेगा। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है सदर मुमलिकत ने असेंबली का इजलास बुलाने की जो समरी थी वापस भेज दी, ये कह के कि असेंबली का कोरम अभी पूरा नहीं है, असेंबली के जो रिजर्व सीट्स हैं उनका इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, तो लिहाजा असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। कानूनी तौर पर उनकी बात की बिल्कुल दुरुस्त है। अब कल ये हुआ है कि जी स्पीकर कौमी असेंबली जो है राजा परवेज अशरफ, वो पिछले असेंबली का स्पीकर कायम रहता है, वो एक उसकी नुमाइशी हैसियत होती है, उससे उन्होंने असेंबली का इजलास कॉल करवा लिया है। जो कंवर दिलशाद साहब, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जो कि हमेशा बायस बात करते हैं, जो पीटीआई के खिलाफ होती है, उनका भी मैं एक नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू सुन रहा था समा टीवी पर, उन्होंने भी ये कहा है कि स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है ये इजलास बुलाने का। तो नदीम मलिक साहब ने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, तो फिर इजलास कौन बुलाएगा? उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा आईनी बहरान है, क्योंकि आइन में तो सिर्फ सदर मुमलिकत का नाम लिखा हुआ है और कोई नई असेंबली का जो मुंतखब होकर आती है उसका कोई इजलास कोई और नहीं बुला सकता, सिर्फ सदर मुमलिकत बुलाते हैं। 29 तारीख तक हर हाल में ये इजलास कानूनी आईनी जरूरत है, होना है। अगर सदर साहब ने असेंबली पर दस्तखत नहीं किए तो ये वो वाला कानून नहीं है कि अगर सदर दस्तखत ना करे दूसरी मरतबा भी तो वो फिर खुद ब खुद कानून बन जाता है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। सदर की मंजूरी जरूरी है, सदर को बुलाना जरूरी है, असेंबली पर दस्तखत करना जरूरी है। बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया और ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में शायद इमरान खान और पीटीआई कह रहे थे कि हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, वो ये सरप्राइज है। बहरहाल
सदर साहब का अपनी जगह पर बुनियादी नुकता बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक आपने अक़लियतों की नशिस्तों का फैसला नहीं किया, अभी तक आपने ख़वातीन की नशिस्तें एलोकेट नहीं की, क्योंकि ईवान पूरा नहीं है, हल्फ बर्दारी पूरी नहीं है। तो नामुकम्मल ईवान नए कायदे ईवान का कैसे सिलेक्शन कर सकता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कैसे इलेक्ट कर सकता है, जबकि ईवान ही मुकम्मल नहीं है। कंवर दिलशाद साहब ने उसमें कहा कि सदर को आईनी बुरान खड़ा नहीं करना चाहिए और ये 10 15 20 सीटों की तो बात है तो कर देना चाहिए। जनाबे वाला, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि अगर एक सीट का भी कानूनी मामला हो, यहां तो आप 15 20 25 की बात कर रहे हैं, एक सीट का भी मामला हो तो कानून कानून है, वो एक के लिए भी वैसा है और एक 100 के लिए भी वैसा है। चाहे उस सीट से अददी अक्सरियत पे कोई फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, एक सीट भी एक सीट है, उसके लिए भी कानून वैसे ही है जैसे 100 सीटों के लिए या 200 सीटों के लिए। तो बराए मेहरबानी इस तरह की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होते हुए आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आना चाहिए कंवर दिलशाद साहब, कोई हया, कोई शर्म करनी चाहिए आपको कि आप किस तरह से बायस्ड ओपिनियन दे रहे हैं। सदर मुमलिकत का फैसला अपनी जगह पर आईनी कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये बुरहान कहां तक जाता है, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर जिस किस्म के काले कोट पहन के मिनी हिटलर बैठे हुए हैं जो, और जिस तरह के वो फैसले अभी तक दे रहे हैं, उसके मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, वो कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकालेंगे, कोई टेक्निकल ग्राउंड बनाएंगे और वो इजाजत दे देंगे कि जी ये कानूनी आईनी जरूरत पूरी होना 29 फरवरी तक हर हाल में ये होना चाहिए था, तो लिहाजा स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास हम कानूनी उसको हैसियत दे देते हैं एक वक्त के लिए, यानी वन ऑफ जिसे कहा जाता है सनसेट क्लॉज के जरिए से, यानी ये बस एक दफा होगा, स्पीकर ने बुला लिया, अब इजलास हो गया, अब उसके बाद स्पीकर का इख्तियार खत्म और ये अब इख्तियार सदर का ही रहेगा। ये कोई ना कोई पेच दर पेच कानूनी मुशगाफियां करके कोई ना कोई ऐसा हल निकाल के दे देंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का ये कार्टेल बना हुआ है, जिस तरह का ये गैर कानूनी जत्था बना हुआ है, जो गैर कानूनी हुकूमतें चलती रही हैं इतना अरसा, निगरान हुकूमतें इतना लंबा अरसा खींच गई हैं, ये सब अदालतों की पुष्ट पनाही से हुआ है। जो काजी फायज ईसा ने जो भी फैसले दिए हैं, तमाम कानून उन फैसलों की रोशनी में तोड़े गए हैं। इस शख्स को तारीख कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के लोग तारीख की परवाह नहीं करते। ये रोज के लिए जीते हैं और रोज के लिए मरते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका नाम तारीख में कैसे लिखा जाएगा, इनके साथ तारीख क्या सलूक करेगी, ये बस दे लिव फॉर द डे एंड दैट्स इट। इन लोगों में बस इनकी जिंदगी का महवर और मलजा मावा और मकसद यही होता है कि बस आज का दिन अच्छा गुजर जाए, कल की किसने देखी है। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे अगले व्लॉग में। आप जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपने कमेंट्स से मुझे जरूर नवाजिए और अगर आप वीडियोस में मेरे तजज़िये से मुत्तफ़िक होते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।